हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशंस कैसे बनाई गई, उनकी क्या हिस्ट्री है और कैसे एक कॉमन लिंक बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को जोड़ती है। आज की जिस पॉलिटिकल थियरी की हम बात करेंगे दैट इज़ द फेडरलिस्ट पेपर। इसमें हम देखेंगे कि कैसे अमेरिका खोजा गया, फिर अमेरिका ग़ुलाम बना, फिर अमेरिका आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद जब अमेरिका ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया तो वो ड्राफ्टिंग के पीछे कौन से प्रिंसिपल्स थे और लोगों ने उस ड्राफ्टिंग में कैसे डिस्कशंस किए। इसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि क्या पैरेलल वो फीचर्स हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशंस के बीच में हैं। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स में ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पर डिबेट्स चल रही थी तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से डिस्कशन में आया था। अमेरिकन हिस्ट्री को जब भी हम पढ़ते हैं तो अमेरिकन हिस्ट्री कोई बहुत पुरानी हिस्ट्री नहीं है। जब भी वो लिखी जाती है उसको लिखा जाता है अमेरिका की खोज से। जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में पहली मर्तबा अमेरिका की खोज की थी। क्रिस्टोफर कोलंबस दरअसल में निकले थे इंडिया को खोजने, लेकिन वो पहुँचते पहुँचते वो पहुँच गए एक ऐसी जगह पर जिसको वो इंडिया समझ बैठे। जब वो वहाँ लैंड हुए उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग बहुत यूनिक हैं और इनकी स्किन की कलर रेड है, इसीलिए अमेरिका के जो मूल निवासी हैं उनको रेड इंडियंस कहा जाता था। कोलंबस ने उनको इंडियंस समझा। जिस टाइम पीरियड में ये सब चल रहा था दुनिया ये नहीं जानती थी कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप के अलावा भी बड़े बड़े भूखंड हैं जहाँ पर लोग बसते हैं। कोलंबस स्पेन वापस आते हैं और ये इन्फॉर्मेशन पूरे यूरोप में फैल जाती है कि इंडिया को खोज लिया गया है और फिर एक होड़ शुरू होती है जहां यूरोप का हर सुपर पावर ये चाहता था कि ये इंडिया उसके कब्जे में आ जाए। लेकिन कोलंबस की ये जो गलती थी इसको बताया अमेरिगो वेस्पूसी ने। उन्होंने बताया कि जिस जगह को कोलंबस ने खोजा है दरअसल में वो इंडिया नहीं है बल्कि एक नई जगह है, नई खोज है। और इसी वजह से अमेरिगो वेस्पूसी के नाम पर अमेरिका का नाम पड़ा। ब्रिटेन, स्पेन और फ्रांस के बीच में ये दौड़ लग गई कि अब इसको अपनी कॉलोनी बनाया जाए और इस पर कब्जा किया जाए। और वहीं से दौर शुरू हुआ अमेरिका की ग़ुलामी का। वो ब्रिटेन की कॉलोनी बना और फिर अमेरिका की फ्रीडम स्ट्रगल हुई और फ्रीडम की वॉर्स हुई। अमेरिका की इस ग़ुलामी और आज़ादी की इस जंग के पीछे एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल थियरी थी रिटन बाय थॉमस पेन, जिसको कि हमने पिछले वीडियो में कवर किया है। आज हम देखेंगे कि जब अमेरिका आज़ाद हो जाता है तो आज़ाद होने के बाद किसी भी कंट्री के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि पुराने सिस्टम पर वो डिस्कशन करे, पुराने सिस्टम में से नया सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम को डेवलप करे, एक नया ऑर्डर कायम करे और उसके ऊपर फिर मुल्क को चलाए। और यहीं से आज के हमारे एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट द फेडरलिस्ट पेपर का डिस्कशन शुरू होता है। आज हम इस डॉक्यूमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे द पैरेलल्स बिटवीन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको लिखा 3 लोगों ने था, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, जेम्स मैडिसन और जॉन जे ने। ये डॉक्यूमेंट असल में 85 एसेज का एक कलेक्शन है दैट इज बेसिकली द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी बुनियाद पर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। ये फेडरलिस्ट पेपर्स अमेरिकन हिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं और ये बताती हैं कि जो फाउंडिंग फादर्स हैं जब उन्होंने ये कंट्री बनाई थी तो उनकी सोच क्या थी, वो किस तरह से सोचते थे और कैसे फ्यूचर को उन्होंने इन्विजन किया था। सिमिलर हिस्ट्री हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स जो फेडरलिस्ट पेपर की तरह ही है, जहाँ पर हमको ये समझ में आता है कि क्या बेसिस पर ये मुल्क बनाया गया था और कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की नींव रखी गई। फाउंडिंग फादर्स इसको कैसे देखते थे। 1788 में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया और जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट बने। हम जानते हैं कि हमारे मुल्क में भी 26 जनवरी इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का दिन है। दुनिया में मॉडर्न टाइम्स में बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशंस लिखी गई हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड टू बी द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मोनाको दुनिया का सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका को सबसे पुराना कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। 18th सेंचुरी में थॉमस जेफरसन ने ये कहा था कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की जो लाइफ होती है वो राउंड अबाउट 20 ईयर्स होती है। कुछ ना कुछ 20 सालों में, क्योंकि सोसाइटी इवॉल्व होती है, लोग इवॉल्व होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। एक रिसर्च जो 2009 में की गई थी
एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो लॉ स्कूल, उसमें यह पाया गया एक एवरेज कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए कम से कम 16 मंथ्स की ज़रूरत पड़ती है। दुनिया में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किए गए हैं, कुछ जो विद इन वीक्स ड्राफ्ट हो गए, जैसे कि जापान का कॉन्स्टिट्यूशन, और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन जिनको ड्राफ्ट करने में कई साल लगे। म्यांमार का कॉन्स्टिट्यूशन जो 2008 में बना, वो एक्चुअल में 17 ईयर्स से सीक्रेटिवली ड्राफ्ट किया जा रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन के बनने और उस पर डिबेट होने की अपनी एक हिस्ट्री है और इस हिस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है। फेडरलिस्ट पेपर को कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन इन फिलाडेल्फिया में 1787 में ड्राफ्ट किया गया था। 13 स्टेट्स थे और ये 13 स्टेट्स में से 9 वोट चाहिए थे। 9 स्टेट्स इसके हक में वोट कर दें तब ये कॉन्स्टिट्यूशन विल बिकम अ रियलिटी। फेडरलिस्ट पेपर्स में 85 एसेज हैं। इसमें से एसे 1 to 14 ये बताते हैं कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग यूनियन बनाई जानी चाहिए। एसेज नंबर 15 to 22 ये बताते हैं कि पुराने सिस्टम का फेलियर क्या था और वो कैसे था, कन्फेडरेट्स किस तरह से और क्यों फेल हुई, जैसे कि बड़ी रोमन एम्पायर जिसमें बहुत सारी कन्फेडरेट्स थी लेकिन वो एक बड़ी फेलियर साबित हुई गवर्नेंस के एतबार से। एसेज 23 to 36 ये बताते हैं कि नई गवर्नमेंट जो बनेगी उसके पावर्स क्या होंगे, और लास्टली जो लास्ट सेक्शन है वो ये बताता है कि नया जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसके जनरल प्रिंसिपल्स क्या होंगे और वो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेसिफिक एंटिटीज क्या होंगी और उस कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो इसमें पार्ट 1 ऑफ द एसेज जो है यानी एसेज 1 to 14 वो एक स्ट्रॉन्ग यूनियन होना चाहिए अमेरिका, इसकी तरफ दावत देते हैं। वो ये बताते हैं कि लूजली अटैच स्टेट्स इनकी अपनी आइडेंटिटी और लिबर्टी और एक बेटर और प्रॉस्परस फ्यूचर के बिल्कुल अगेंस्ट है, लेकिन अगर एक अमेरिका एक स्ट्रॉन्ग यूनियन बनेगा तब अमेरिका प्रॉस्पर हो सकेगा और आगे बढ़ सकेगा। अगर ये छोटे छोटे स्टेट्स में बटा रहा तब इन स्टेट्स में एक कांस्टेंट स्ट्रगल चलती रहेगी अपने रिसोर्सेस को एक्वायर करने के लिए, कांस्टेंट जंग चलती रहेगी, वॉर चलती रहेगी और पीस कभी भी स्टैब्लिश नहीं होगा। और इसी वजह से एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ अ यूनियन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर नेशनल सिक्योरिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ वॉर। नेशनल सिक्योरिटी इस वजह से कि एक यूनियन बन जाएगी तो स्टेट्स आपस में लड़ेंगे नहीं। जब यूनियन बनेगी तो उनकी यूनिफाइड एक मिलिट्री पावर होगी और ये मिलिट्री पावर की वजह से एक्सटर्नल थ्रेट से उसकी हमेशा हिफाजत होती रहेगी। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर अ स्ट्रॉन्ग यूनियन इज द इकोनॉमिक कॉजेस। इकोनॉमिकली स्टेट्स के बीच में रिसोर्सेज कैसे यूज होने चाहिए, किस तरह इकोनॉमी का लेन देन होना चाहिए, कैसे ग्रोथ होनी चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, इसमें एक स्ट्रॉन्ग यूनियन बहुत अच्छे से चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर पाएगी और चला पाएगी। इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग यूनियन को होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो ग्रुप ऑफ एसेज हैं वो ये बताते हैं कि नई गवर्नमेंट क्या होगी और उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, वो क्या क्या काम करेगी। इसके जो पावर्स हैं इसमें नेशनल डिफेंस होगा, टैक्सेशन का सिस्टम होगा और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का इसमें मॉडल होगा, और ये इंटर स्टेट कॉमर्स को डेवलप करेगा और ग्रो करेगा। और इसमें जो स्टेट्स होंगे उनका नेचर जो होगा वो फेडरल होगा, क्योंकि ये फेडरल नेचर ना सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा बट ऑल्सो ये स्टेट्स के अपने इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करता रहेगा। इसी वजह से इसमें एक नेशनल गवर्नमेंट होगी और एक स्टेट गवर्नमेंट होगी जो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को टेकअप करेगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो फेडरलिस्ट पेपर्स डिस्कस करते हैं दैट इज़ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। दुनिया में जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए हैं ह्यूमन हिस्ट्री में दो टाइप के कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, या तो वो यूनिटरी होते हैं या तो वो फेडरल होते हैं। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशंस वो होते हैं जहां पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। सेंटर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, अपना एरिया होता है और स्टेट का अपना आइडेंटिटी होती है। इसको पॉलिटिक्स की टर्म में डुअल पॉलिटी कहा जाता है और अमेरिका और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डुअल पॉलिटी। और जिस तरह से हर कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी 3 ब्रांचेस होती हैं उसी तरह से इसकी भी ब्रांचेस हैं, द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया जा रहा था और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स हुई तो लोगों ने ये एतराज़ किया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट लाइक द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। हम जानते हैं कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन यूनियन इट्स अ फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम क्या है? तो लोगों ने कहा कि ये तो अमेरिका ही की तरह है। इसका जवाब देते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ये बताया कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के जैसा भी है लेकिन बहुत सारी जगह पर ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत डिफरेंट है और ये डिफरेंस को समझना बहुत ज़रूरी है।
अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एक डुअल पॉलिटी को रिप्रेजेंट करता है और ये डुअल पॉलिटी में एक यूनियन है और एक स्टेट है। लेकिन इसके साथ साथ जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो ये है कि अमेरिकन सिटीजन्स को डुअल सिटीजनशिप होती है। एक उनकी सिटीजनशिप होती है यूएसए की और दूसरी उनकी सिटीजनशिप होती है स्टेट की। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि इंडिया में जो सिटीजनशिप है वो सिर्फ एक रहेगी, दैट इज़ द इंडियन यूनियन की सिटीजनशिप। यहाँ स्टेट की अपनी कोई सिटीजनशिप नहीं होगी। स्टेट और यूनियन की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और शेयर्ड गोल्स हैं। इसीलिए हम ये देखते हैं कि कई जगह जब हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं तो देयर इज़ अ स्टेट कोटा एंड देयर इज़ एन ऑल इंडिया कोटा। दैट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फेडरल नेचर ऑफ दिस कंट्री और यही फेडरल नेचर अमेरिका में भी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि दैट इज़ डिफरेंट, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटली अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से डिफरेंट है, वो ये है कि अमेरिका में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट इज लूजली कनेक्टेड। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। कोई भी स्टेट अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं कर सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट आर अ सिंगल फ्रेमवर्क, जो कि अमेरिका से डिफरेंट है। यही वो चीज़ है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिक बनाती है। ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो फेडरलिस्ट पेपर्स में हमको मिलते हैं। ये फेडरलिस्ट पेपर्स दुनिया के इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में से एक हैं कि मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन जो पुराने प्रिंसिपल्स से बनाई गई हैं, दोज मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस दे डिराइव हेविली फ्रॉम द वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशंस टुडे। और अगर हम ये समझना चाहते हैं कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाई गई, किस वजह से बनाई गई और उसके बनाने वालों के ख्यालात क्या थे, तब हमको वो डिबेट्स को देखना चाहिए जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाई जा रही थी। ये फेडरलिस्ट पेपर्स यही बताते हैं कैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका बनाई गई, उसके पीछे लोगों ने क्या डिबेट किया और कैसे अमेरिका को स्ट्रक्चर किया गया। उसी तरह से ऑन अ सिमिलर पैटर्न वी ऑल्सो हैव आवर कंट्री इंडिया वेयर इट वाज फॉर्म्ड एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स आर इन फ्रंट ऑफ अस, जो हमको ये बताते हैं कि किस ख्याल के तहत, किस एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के साथ हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। होप कि आज का हमारा आपको ये वीडियो पसंद आया हो, होप कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो। इफ़ सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू लाइक द वीडियो और नोटिफिकेशन के बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं सो दैट यू आर नोटिफाइड व्हेनेवर वी कम अप विद अ न्यू वीडियो। डू शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। टिल देन, hope to see you with the next video. Till then, thank you very much.